नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं प्रखर श्रीवास्तव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गुरु घंटाल में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसे योद्धा की कहानी सुनाऊंगा, एक ऐसे राजा की कहानी सुनाऊंगा जो 5 से 10 साल अगर और जीवित रह जाता ना, तो मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूं कि भारत के इतिहास के पन्नों में अकबर, शाहजहां, औरंगजेब का नाम कभी नहीं होता। भारत के इतिहास में इनको कभी पढ़ाया नहीं जाता। मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे योद्धा के बारे में जिसके अदम्य साहस के आगे मुगलों ने घुटने टेक दिए थे, जिसका बल और बुद्धि में कोई मुकाबला नहीं था, दूर दूर तक कोई मुकाबला नहीं था। मैं बात कर रहा हूँ भारत के शेर के बारे में, मैं बात कर रहा हूँ शेर शाह सूरी के बारे में। निकल पड़ते हैं आज के सफ़र पर। अगर ये वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिए। गुरु घंटाल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। दोस्तों, यूँ तो इतिहासकारों के बीच में मतभेद है किस चीज़ को लेकर कि शेर शाह सूरी का जन्म कब हुआ था, कहाँ पे हुआ था, मगर माना यह जाता है कि इनका जन्म 1468 ईस्वी में सासाराम, बिहार में हुआ था। पिता पेशे से एक जागीरदार थे। इनके दादा अफ़गानिस्तान के नरनौल क्षेत्र में ज़मींदार थे, बाद में आकर भारत के बिहार में बसते हैं। ज़मींदारी दादा से पिता को जाती है, पिता के बाद बेटे ने तो पूरे के पूरे दिल्ली पर ही कब्जा कर लिया। ठीक है, बचपन इनका बहुत अच्छे से नहीं बीता। पिता ने 2 शादी की। सौतेली माँ ने हमेशा इनके साथ बुरा व्यवहार किया, कभी नहीं चाहा कि इनका कोई भी हक मिले। अपने सारे भाई बहनों में इनके पिता के टोटल 8 बच्चे थे, सभी भाई बहनों में सबसे बड़े थे, मगर इनको वो हक नहीं देती थी। इनकी सौतेली माँ बड़ा बुरी तरह व्यवहार करती थी। ठीक है, दिमाग खराब हुआ इनका। 15 साल की उम्र में घर छोड़कर पहुंच गए जौनपुर। वहाँ पे जाकर अरबी और फारसी का अध्ययन किया। थोड़े दिन बाद मन नहीं लगा, वापस लौट कर आए अपने घर। बचपन से ही इनके अंदर प्रशासनिक जो व्यवस्था थी खतरनाक थी, बेजोड़ थे ये। साहस में बेजोड़, बुद्धि में बेजोड़। प्रशासनिक जो कौशल था उसका तो दूर दूर तक कोई मुकाबला था ही नहीं, और इनके पिता को ये चीज़ नज़र आती थी। कहते हैं ना कि पूत के पाँव पालने में नज़र आने लगते हैं। इनके पिता ने क्या किया, इनके इसी प्रशासनिक कौशल के कारण इनको एक परगने की जिम्मेदारी दी। वहाँ पहुँचते हैं तो पता लगता है कि किसानों के साथ भ्रष्टाचार हो रहा है, किसानों के ऊपर कर लाद लाद कर ज़बरदस्ती उनसे पैसा वसूला जा रहा है। वादा करते हैं भ्रष्टाचार ख़त्म कर दूंगा और कर देते हैं, पूरा का पूरा भ्रष्टाचार ख़त्म कर देते हैं और किसानों को न्याय दिलवाते हैं। पता चलता है इससे कि शेर शाह सूरी कितने न्याय प्रिय राजा और कितने ही चरित्रवान राजा हुआ करते थे। समय आगे बढ़ता है। 1522 में इन्हें बिहार के स्वतंत्र शासक बहार खान नुहानी का सहायक नियुक्त किया जाता है। वहाँ पर भी इनके कौशल छुपाए नहीं छुपते हैं। इनके कौशल को देखते हुए बहार खान इन्हें अपने बेटे जलाल खान का टीचर नियुक्त कर देते हैं और एक दिन इनवाइट करते हैं कि चलो चलते हैं कहाँ पर, शिकार पर। और शिकार पर कुछ ऐसा होता है कि बहार खान इन्हें शेर खान की उपाधि देते हैं। शिकार के दौरान शेर शाह सूरी क्या करते हैं कि एक शेर के जबड़े को अपने हाथ के पंजों से फाड़कर अलग कर देते हैं। बहार खान की हालत ख़राब हो जाती है देख कर कि एक इंसान जो ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसने एक शेर के जबड़े को फाड़ दिया। शेर को छोटा मोटा जानवर थोड़ी ना है कि फाड़ के अलग कर दोगे आप। और इन्हें शेर खान की उपाधि दी। और कहते हैं ना कि वीर भोगे वसुंधरा, बड़े करीब आ जाते हैं, बड़े करीब आ जाते हैं शेर खान सूरी बहार खान के। और बहार खान के जो अधिकारी थे उनको ये बात नहीं पचती है। वो लगते हैं लगातार षड्यंत्र करने की, कुछ भी करो, शेर शाह सूरी को यहाँ से बाहर निकालो वरना भैया बहुत दिक्कत हो जाएगी हम लोगों के लिए। शेर शाह सूरी इस चीज़ को भाप लेते हैं, बिकॉज उनकी नज़र ना बड़ी, कहते हैं ना कि बाज की नज़र थी, पहचान जाते थे। ठीक है, बड़ा कहते हैं ना कि ऑब्जर्विंग पर्सनालिटी थे, खतरनाक ऑब्जर्वेशन था इनका। चूकते नहीं थे कभी इंसान को पहचानने में, उसकी नीयत को पहचानने में। छोड़ देते हैं, पहुंचते हैं बाबर की सेना में और भर्ती हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता था कि उस दौर में बाबर की सेना एक ऐसी सेना थी जिसका मुकाबला करना भारत में किसी भी शासक की सेना के बस का नहीं था। तो कि बाबर पहला राजा था जिसने भारत में तोप का इस्तेमाल किया था। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में इब्राहिम लोदी के खिलाफ 10,000 की सेना ने मिलकर 40,000 की सेना की धज्जियाँ उड़ा दी थी। पहुँचते हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा, भले ही बाबर की सेना में जाकर भर्ती हो जाते हैं मगर बहार खान की सत्ता पर इनकी नज़र हमेशा गड़ी रहती है, क्योंकि इनको बिहार चाहिए था, किसी भी कीमत पे चाहिए था, क्योंकि ये डिज़र्व करते थे। और बाबर की सेना में जाकर ये क्या करते हैं, मुग़लों की वीकनेस, मुग़लों की स्ट्रेंथ, मुग़लों की कमियां, मुग़लों की ताकत, मुग़लों की खुफिया जानकारियां सब इकट्ठा करते हैं।
भविष्य की तैयारी कर रहे हैं ना कि आगे चलकर मुगलों को उखाड़ के फेंकेंगे, तो अभी से तैयारी शुरू कर दिया इन्होंने। और समय को शायद यही मंजूर था। बहार खान की मृत्यु होती है। जलाल खान बड़े छोटे होते हैं, जिनके टीचर थे शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी तुरंत बाबर की सेना को छोड़कर पहुंचते हैं कहाँ? बिहार। और बिहार की सूबेदारी पर अपना दावा ठोकते हैं। और सबको पता था कि शेर शाह सूरी से बेटर दावेदार कोई है ही नहीं। बहार खान की मौत के बाद उनकी बेगम ने सम्राट शेर शाह सूरी को बिहार का सूबेदार बना दिया। और शेर शाह सूरी के लिए रास्ता बिल्कुल क्लियर हो गया कि भैया अब मुग़लों को उखाड़ कर फेंकने का समय आ गया, बड़ी तैयारी हो चुकी है। मुग़लों की सेना में घुसकर इन्होंने सारी जानकारियाँ इकट्ठा कर ली थी ना, अब उन जानकारियों को इस्तेमाल करने का समय आ गया। मगर थे बड़े चालाक, मैं बताता हूँ आगे क्यों। फिर एक दौर स्टार्ट होता है, एक टाइमलाइन स्टार्ट होती है, हुमायूं वर्सेस शेर शाह सूरी। और यहीं से इतिहास के पन्ने बदल जाते हैं, इतिहास पूरा बदल जाता है। मुग़लों को यकीन दिलाते हैं कि देखिए हम तो आपके बड़े वफ़ादार हैं। हुमायूं को यकीन दिलाते हैं कि हम तो आपके पिता के आर्मी में सर्व भी कर चुके हैं, तो हम तो आपके बड़े वफ़ादार हैं। हुमायूं को भी लगता है कि हाँ यार, ये तो बड़ा वफ़ादार इंसान है। हुमायूं उन पर यदि गौर नहीं करते हैं। और इसी कहते हैं ना कि हुमायूं की इसी जो उन्होंने गौर नहीं किया, ये सबसे बड़ी गलती कर दी। शेर शाह सूरी को नेगलेक्ट कर दिया। मतलब जिस इंसान ने शेर के जबड़े फाड़ के अलग कर दिए, तुमको कहाँ से फाड़ के अलग करेगा पता नहीं चलेगा। 1537 ईस्वी में बंगाल पर आक्रमण किया शेर शाह सूरी ने, और बंगाल के एक बड़े हिस्से पर अपना कब्जा जमा लिया। 1535 से 37 के दौरान जब हुमायूं आगरा से फोकस हटाकर बाकी सारे भारत पर फोकस बनाया पड़ा था, शेर शाह सूरी ने कहा कि भैया लोहा गर्म है, मार दो हथौड़ा। क्योंकि एक बात याद रखना, युद्ध में महत्व होता है समय का, ना कि योद्धा का। और उन्होंने इस मौके का फ़ायदा उठाकर आगरा में अपनी सत्ता मजबूत की और इस दौरान बिहार पर पूर्ण रूप से अपना कब्जा जमा लिया। और पता है दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि इनके जो दादाजी थे वो अफ़गानिस्तान के ज़मींदार थे। अफ़गान के सरदारों का, पठानों का ना, इनको कहते हैं ना कि तगड़ा समर्थन था। क्योंकि अफ़गान कहीं ना कहीं लोदी वंश के बाद अफ़गान मुग़लों से बहुत चिढ़ते थे। और गुजरात के जो शासक थे बहादुर शाह, वो शेर शाह सूरी के बहुत अच्छे दोस्त थे। भर भर कर पैसा दिया कि भैया जितना पैसा चाहिए लो, मुग़लों को उखाड़कर भारत से बाहर फेंको। पैसा आना शुरू हुआ तो इन्होंने अपनी सेना को और मजबूत करना शुरू कर दिया। और उसके बाद निकलते हैं बंगाल पर आक्रमण करने, और बंगाल को जीतते हैं। धीरे धीरे कर कर हुमायूं के सबसे बड़े रोड़े के रूप में साबित होते हैं। हुमायूं बेवकूफ़ था भाई, तुमने क्यों नेगलेक्ट किया एक ऐसे इंसान को जिसका पास्ट ये कहता है कि उसने शेर के जबड़े को फाड़कर अलग कर दिया। वो तुम्हारे साथ क्या करेगा तुम्हें क्या पता। 1538 ईस्वी में एक तरफ जहां मुग़ल सम्राट हुमायूं ने चुनार के किले पर अपना कब्ज़ा जमाया, दूसरी तरफ शेर शाह सूरी ने रोहतास के किले पर अपना कब्ज़ा जमाया। और पता है दोस्तों, शेर शाह सूरी की ना एक बहुत ही कहते हैं ना कि चपल योद्धा थे। वो मुग़लों से कभी भी अनवांटेड लड़ाइयाँ नहीं लड़ते थे। ज़रूरत नहीं है तो लड़ाई नहीं लड़ते थे, नेगोशिएट कर लेते थे कभी कभी, क्योंकि उनको पता था कि मुग़लों के पास भी सेना कम नहीं थी। और अगर आप ऐसे युद्ध में लड़ते भी हो ना, जिसका रिज़ल्ट आपको पता है कि हो सकता है आपके फेवर में ना आए, तो फिर अपनी आप सैन्य शक्ति को ही खोओगे। इसीलिए तब तक युद्ध को अवॉइड करते थे जब तक उनको ये यकीन नहीं हो जाता था कि अगर अब युद्ध करेंगे तो मुग़लों को उखाड़ कर फेंक देंगे। और यही किया इन्होंने। हुमायूं अक्सर इनके ऊपर आक्रमण करने की कोशिश करता था, नेगोशिएट कर लेते थे कि चलिए ठीक है, अब आप थोड़ा आराम कीजिए, मैं यहाँ पर आराम करता हूँ, आप आराम कीजिए, आप ये ले लीजिए, आप वो ले लीजिए। बड़ा आराम से रहते थे क्योंकि इनको हुमायूं के बारे में सब कुछ पता था। मैंने कहा ना, मुग़लों की कमियां, मुग़लों की ताकत सब कुछ जानते थे, बस सही समय का इंतज़ार कर रहे थे। और वो सही समय आता है 1539 में, जब पहली बार फेस टू फेस टक्कर होती है हुमायूं की और शेर शाह सूरी की, चौसा के मैदान में, जो कि बिहार में स्थित है।
उखाड़ कर फेंक देते हैं मुग़लों की सेना को, हुमायूं को मजबूर कर देते हैं भारत छोड़कर भागने में। मतलब मुग़ल शासक को, जिसकी दिल्ली पर सत्ता थी, जिसका बाप बाबर था, उसको उखाड़ कर बाहर फेंक देते हैं पहली फुर्सत में बाहर। ठीक है। और अफ़गान इतने खुश होते हैं, क्योंकि अफ़गान तो इंतज़ार कर ही रहे थे कि भैया कुछ भी करो, मुग़लों को उखाड़ कर फेंको। अफ़गानों ने इस जीत का जश्न मनाते हुए, इस जीत को प्रेज़ करते हुए शेर शाह सूरी को शेर शाह की उपाधि दी, और इसी उपाधि को लेकर उन्होंने अपना राज्याभिषेक करवाया और अपने नाम के सिक्के चलवाए और खुतबे पढ़वाए। 17 मई 1540 ईस्वी में हुमायूं ने फिर से कोशिश की कि दिल्ली पर अपनी सत्ता काबिज कर लें, मगर फिर क्या हुआ, हार का सामना करना पड़ा। ठीक है। बिलग्राम और कन्नौज में इसके लिए लड़ाई लड़ी थी हुमायूं ने। 17 मई 1540 को फिर हारा, चला गया इंडिया से बाहर, सरहिंद पहुंच गया और दिल्ली के सिंहासन पर बैठने एवं अपने साम्राज्य को पूरब में असम की पहाड़ियों से लेकर पश्चिम में कन्नौज तक एवं उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में झारखंड की पहाड़ियों तक बढ़ा दिया। मतलब दादा जमींदार, पिता जमींदार, बेटे ने इतनी बड़ी सत्ता काबिज कर ली, क्योंकि बेटे की चाह थी। बेटा बचपन से ही काबिल था, भले ही बचपन में सौतेली माँ ने कभी हक नहीं दिया, मगर बच्चा अपना हक लेना जानता था और उससे कर दिखाया। और दोस्तों, शेर शाह सूरी ने बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए, मतलब बहुत, कहते हैं ना, कुशल शासक थे। बहुत सारी चीज़ें हमारे देश में आज ऐसी हैं जो शेर शाह सूरी की देन है। हम लोग अक्सर इतिहास में कहते हैं कि वाह, शाहजहाँ ने ताजमहल बनवाया। भैया ताजमहल मेरे या तुम्हारे लिए नहीं बनवाया था, अपनी पत्नी के लिए बनवाया था। और एक बात बताओ भैया, कि ताजमहल में जो पैसा लगा था वो कहाँ से आया था? वो टैक्स तो भारत से वसूलता था ना। मार्बल लगा है मकराना से, जो कि आपका क्या बोलते हैं कि राजस्थान से आया था। तो ये गलत फहमी दिमाग से निकाल दो कि मुग़लों ने हमारे लिए कुछ किया। मुग़लों ने हमारे लिए कुछ नहीं किया भाई, मुग़लों ने सिर्फ अपने लिए सब कुछ किया। ठीक है, मुग़लों ने सिर्फ अपने लिए सब कुछ किया, हमारे लिए कुछ नहीं किया। अगर किसी ने कुछ किया तो शेर शाह सूरी ने किया, मैं ये मानता हूँ। अक्सर लोग कहते हैं ना कि हिंदू राजा मुस्लिम राजा, भाई हिंदू मुस्लिम से ऊपर उठो और हिंदुस्तान के बारे में सोचो। शेर शाह सूरी ने ना कभी हिंदू मुसलमान नहीं देखा। ठीक है, शेर शाह सूरी ने हमेशा क्या देखा? हिंदुस्तान देखा। कई सारे रिफॉर्म्स लाए। शेर शाह सूरी ने सबसे पहले रुपए की शुरुआत की। आज हमारे देश में जो रुपए चलते हैं ना, सबसे पहले रुपए की शुरुआत किसने की थी? शेर शाह सूरी ने। पोस्टल विभाग, ये जो पोस्ट ऑफिस होता है ना, इसको विकसित किसने किया? शेर शाह सूरी ने। ग्रैंड ट्रंक रोड, जो कि बांग्लादेश दिल्ली होते हुए काबुल तक जाता है, अफगानिस्तान, किसने बनवाया? शेर शाह सूरी ने बनवाया, और आज भी हम उसका इस्तेमाल करते हैं। मैं तो कहता हूँ कि वो हमारी राष्ट्रीय धरोहर है। भ्रष्टाचारियों की धज्जियां उड़ा डाली। मैंने बताया था ना शुरुआत में किस तरह किसानों को न्याय दिलाया। तो जब एक परगने की जिम्मेदारी मिली, तब वहाँ पर भ्रष्टाचार ख़त्म कर दिया। तो सोचिए, जब दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुए, इन्होंने जहाँ तक इनका राज्य फैला हुआ था, भ्रष्टाचार को पूरी तरह ख़त्म कर दिया और अपने पूरे साम्राज्य को 47 अलग अलग भागों में बांटा, ताकि सही तरीके से प्रशासन कर सकें, इनकी प्रजा इनसे हमेशा खुश रहे। और दोस्तों, इनकी एक खासियत और थी, साहित्य के बड़े प्रेमी थे, बड़ा लगाव था साहित्य का। मैंने बताया था ना कि अरबी और फारसी में बिल्कुल ट्रेंड थे, जौनपुर में जाकर सीखा था। और आप इस बात का अंदाज़ा इस तरह लगा सकते हैं कि साहित्य के बड़े प्रेमी थे कि शेर शाह सूरी को गुलिस्तां, बोस्तान और सिकंदरनामा समेत कई सारे ग्रंथ मुँह ज़बानी याद थे। राजा भी थे, योद्धा भी थे, और एक बहुत अच्छे साहित्यकार भी थे। मतलब एक कंप्लीट पैकेज थे पूरे के पूरे। तभी तो मुग़लों को उखाड़ कर बाहर फेंका। लेकिन फिर कहते हैं ना कि हमारे देश में कभी जब मैं अचानक हिस्ट्री पढ़ता हूँ तो मुझे एक चीज़ समझ में आती है। हमारे देश में ना जो लोग सच में हमारे देश की दशा और दिशा को बदल सकते थे, वो हमारे देश में लंबा चले नहीं, या उन्हें मार दिया गया, या नेचुरल डेथ के कारण वो मर गए। आप चाहे लाल बहादुर शास्त्री देख लीजिए, चाहे आप शेर शाह सूरी देख लीजिए, चाहे आप कहते हैं ना होमी जहांगीर बाबा देख लीजिए, ये सारे के सारे चाहते ना तो हमारे देश की दशा दिशा को पूरी तरह बदल देते। अरे आप भगत सिंह देख लीजिए, सुभाष चंद्र बोस देख लीजिए,
इन्हें वो वक्त नहीं मिला। अगर इन्हें वो वक्त मिला होता ना तो शायद आज भारत का इतिहास कुछ और होता। होता कुछ है दोस्तों कि शेर शाह सूरी ने नवंबर 1544 में उत्तर प्रदेश के कालिंजर किले पर घेरा डाला और 6 महीने तक किले को घेरने के बाद जब शेर शाह सूरी को कामयाबी मिली तब उसने किले पर गोला बारूद चलाने का आदेश दिया और इस दौरान एक विस्फोट होता है। उस विस्फोट में ये बुरी तरह घायल हो जाते हैं और इस दौरान भी वो अपना धैर्य नहीं खोते हैं, अपने दुश्मन को पूरी वीरता के साथ हराते हैं, उनका मुकाबला करते हैं। लेकिन भाई कहते हैं ना कि गोला बारूद की चोट थी, उस दौर में इतना तो साइंस था नहीं और इसी चोट के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। और उन्हें कहते हैं ना कि भारत अपना एक बहुत महान राजा जो और महान बन सकता था, भारत के इतिहास को बदल सकता था, शायद अकबर का नाम कभी हमारे इतिहास में नहीं होता अगर ये घटना नहीं होती। और 22 मई 1545 को हमेशा के लिए ये दुनिया छोड़कर चले गए और शायद बहुत सारी हसरतें अपने दिल के अंदर लेकर चले गए कि थोड़ा सा और अगर राज करते तो शायद आज हमारे देश की दशा दिशा पूरी तरह बदल चुकी होती। ये जो स्क्रीन पर आप लोगों को नज़र आ रहा है ये उनका मकबरा है जो कि सासाराम बिहार में स्थित है। आप देखिए कितना खूबसूरत मकबरा है, क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं शेर शाह सूरी जैसा राजा ना कभी हुआ ना कभी होगा, जिसने धर्म के परे जाकर हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया और अगर होता तो शायद बहुत सारे बदलाव ला सकता था। तो उम्मीद है आप लोगों को ये कहानी समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। विश यू ऑल अ वेरी गुड लक, टेक केयर, गुड बाय। एंड प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ना धर्म से रिलेटेड कुछ मत लिखना, जो लिखना है ना देश से रिलेटेड लिखना, क्योंकि एक बार याद रखना मुग़ल हमारे सगे कभी नहीं थे, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो, मुग़ल हमारे सगे कभी नहीं थे। अगर सगा हमारा कोई था ना तो शेर शाह सूरी थे, छत्रपति शिवाजी महाराज थे, पृथ्वीराज चौहान थे। विश यू ऑल अ वेरी गुड लक, टेक केयर, गुड बाय, शब्बा।